राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। दिल्ली एनसीआर में दीपावली की आतिशबाजी के बाद कई स्थानों पर एक्यूआई का स्तर 400 को पार कर चुका है। राजधानी में हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। पहले से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि पटाखों की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा और अब आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। दिल्ली में कई जगह पर एक्यूआई 447 तक पहुंच गया है, या दूसरे शब्दों में कहें तो राजधानी में प्रदूषण का स्तर पूरे देश की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा है। दीपावली पर हुई आतिशबाजी के कारण हरियाणा भी एक गैस चैंबर में तब्दील हो गया। रात करीब 12 बजे तक 15 जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। ये हवा इतनी जहरीली थी कि एक स्वस्थ व्यक्ति को ये बीमार कर सकती है। सोनीपत में एक्यूआई 446, गुरुग्राम में 404 एक्यूआई दर्ज किया गया। भिवानी में 371, रोहतक में 355 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके साथ ही फरीदाबाद में 354 एक्यूआई दर्ज किया गया। अब दीपावली तो धूमधाम के साथ मना ली गई, लेकिन अब हवा में जहर खुला हुआ है। सवाल यह है कि आखिर जहरीली हवा के लिए जिम्मेदार कौन है। तो ये अलग अलग जगहों के एक्यूआई आप देख रहे हैं और ये ज़्यादातर अगर आप हर जगह का हाल देखेंगे तो बेहद ख़राब श्रेणी में आपको दिखेगा। कैथल, सिरसा, यमुनानगर, फतेहाबाद, अंबाला, पंचकुला और इसी तरह से कमोवेश सभी 22 जिलों का ऐसा ही हाल है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, अंबाला, पलवल, बहादुरगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सब जगह आप देखिए कि स्मॉग जैसा आपको दिखेगा और ये सब पॉल्यूशन की वजह से है। एक तो इस समय आप देखते हैं कि इन महीनों में वैसे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक श्रेणी में रहता है, लेकिन आतिशबाजी की वजह से या दीपावली पर जिस तरह से आप देखते हैं कि आतिशबाजी की गई है, उसके बाद ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद ख़राब श्रेणी में भी दर्ज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां लगातार गंभीर होती हुई दिख रही हैं, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। अब दीपावली के बाद पटाखों के चलते भी ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हुआ है, लेकिन सवाल इस बात का है कि इससे पहले भी आप देख रहे थे कि ये ख़राब श्रेणी में लगातार बना हुआ था। अब इसका क्या समाधान है, इसका क्या उपाय है, ये पूरी तरह से इसका कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण इसके पीछे बताए जाते हैं। कभी पराली, कभी आतिशबाजी, कभी अन्य तरह के जो कारण हैं वो इसके पीछे दिए जाते हैं, लेकिन ये सारे कारण मिल करके ही इस पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। और अब उन सारी चीज़ों पर एक एक करके या एक साथ किस तरह से काम होना चाहिए, इसका कोई फुल प्रूफ प्लान तो कम से कम नहीं दिखता। और शायद यही वजह है कि आप देखते हैं कि हर साल एक बड़ी समस्या ये पॉल्यूशन की रहती है और दीपावली के अगले दिन ये एक्यूआई ख़राब श्रेणी में दिखता है। अब सोनीपत का एक्यूआई आप देख लीजिए 446, यानी कि 500 गंभीर श्रेणी में होता है, 446 तक ये पहुंच गया सोनीपत का एक्यूआई। गुरुग्राम में भी यही स्थिति है, 404। ये सब गंभीर श्रेणी में है, यानी कि एक तरीके से यह हवा पूरी तरह से जहरीली है। भिवानी में 371 है, ये भी बहुत ख़राब श्रेणी में आता है। 355 ये भी अति गंभीर श्रेणी में आता है। ये सारे वो मानक हैं जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके के जानलेवा आपके लिए हो सकते हैं। फरीदाबाद में 354, झज्जर में 345, ये दमघोटू हवा है। और अगर आप ये समझिए कि इन हवा में, इस आबो हवा में आपको रहना पड़े, तो फिर आपके लिए मुश्किल ये है कि आप कैसे अपने आप को बचाएं इससे। और जो फौरी तौर पर इंतज़ाम आप कर सकते हैं वो यही है कि आप मास्क लगा लीजिए, या फिर आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा बाहर ना निकलें, लेकिन उसके बावजूद भी इस आबो हवा में आपको रहना है और इसलिए आपके सामने ये समस्या लगातार बनी रहेगी। तो ये अलग अलग जगहों के आपको दिखा रहे हैं हाल एक्यूआई का, और ये एक्यूआई आप देख रहे हैं कि लगातार बेहद ख़राब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन और अभी क्या स्थिति ग्राउंड पर है, एक बार इसको समझते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन ग्रोवर हैं मेरे साथ, ब्यूरो चीफ हैं साउथ हरियाणा बॉश गुलशन, और देवेंद्र भी मेरे साथ हैं, ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से। गुलशन, आपके पास आ रहा हूँ मैं। गुरुग्राम की स्थिति हम लोग देख रहे हैं लगातार, चूंकि इसके पहले भी हम लोग देख रहे थे कि एक्यूआई खराब श्रेणी में था, लेकिन अब जिस तरह से कल आतिशबाजी हुई उसके बाद यह अति गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। क्या अपडेट है अभी फिलहाल गुलशन, इस समय गुरुग्राम की क्या स्थिति है और क्या इंतजाम है इस बढ़ते हुए पॉल्यूशन से निपटने के? देखिए, इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं, कल देर रात जब पूरी दिवाली को लेकर लोगों ने जश्न मनाया, आतिशबाजी की, उसका असर अभी तक भी बना हुआ है। यानी हवा जो है अभी भी जहरीली गुड़गांव में इस समय हो रही है। आसमान पर सफेद चादर जो है वो नजर आ रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी हम गूगल पर जो चेक कर रहे हैं उसके मुताबिक 426 जो है गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय भी दर्ज किया जा रहा है। यानी कि वेरी पुअर जो इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है गुरुग्राम का,
वो इस समय दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है लोगों ने आतिशबाजी की और उसका असर जो है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। हालांकि अब लोगों में सांस लेने में दिक्कत और इसके अलावा खांसी जुकाम अस्थमा के मरीज भी जो है लगातार अब बढ़ रहे हैं, क्योंकि हवा जहरीली हो चुकी है। गुड़गांव की जो शुद्ध हवा की सांस लेने में लोगों को जो है वो अब दिक्कत आएगी, क्योंकि लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब होता जा रहा है। हालांकि दिल्ली एनसीआर का स्टेज 2 जो ग्रैप का स्टेज 2 है वो भी लागू कर दिया गया है, लेकिन अब उसका नियम जो है पालन करना लोगों के लिए कितना जरूरी है वो साफ तौर से आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो ग्रैप के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जब ग्रैप स्टेज 1 लागू हुआ था तब भी हमने देखा कि जो भी नियम बनाए गए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट पर छिड़काव की बात हो, खुले में डस्ट ना हो इसकी बात हो, या सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, पेड़ पौधे पर पानी के छिड़काव की बात हो, किसी भी तरह की कोई स्थिति जो है ग्राउंड स्तर पर नजर नहीं आई और अब स्टेज 2 लागू करना पड़ा। तो लगातार जो सरकार और प्रशासन नियम तो बना देती है, लेकिन लोग उसका इम्प्लीमेंट करते हुए नजर नहीं आते हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसको लेकर टीमें भी गठित की जाती है, लेकिन उसका असर ग्राउंड स्तर पर भी नहीं दिखता है। और यही कारण है कि बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों के लिए खतरनाक हो रहा है। और आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 इस समय दर्ज किया जा रहा है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। आप यदि सड़क पर चल रहे हैं या पार्क में आप सैर कर रहे हैं तो जो हवा आप ले रहे हैं इस समय वो बेहद जहरीली हवा की सांस आप ले रहे हैं, जिससे कि लोगों को अब आने वाले समय में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी देवेंद्र, फरीदाबाद की क्या स्थिति है? क्योंकि जमकर आतिशबाजी हुई और अब दीपावली के अगले दिन अमूमन भी हम लोग देखते हैं कि ये एक्यूआई थोड़ा खराब श्रेणी में जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि इसके पहले भी हम लोग देख रहे थे कि एक्यूआई खराब लगातार चल रहा था, ये स्थिति बद से और बदतर हो गई। किस तरह की स्थिति अभी फरीदाबाद में है और क्या इंतजाम है वहां पर स्थानीय प्रशासन के पास इससे निपटने के? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहले से ही अंदेशा इस बात को लेकर लगाया जा रहा था कि जैसे ही दीपावली का त्योहार आएगा ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि फरीदाबाद पहले से ही पॉल्यूटेड सिटी में शुमार रहता है। हालांकि अधिकारी यही जरूर कह रहे हैं कि इस बार रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन जैसे ही दीपावली पर पटाखे चलाए गए उसका असर फरीदाबाद की हवाओं में भी पूरी तरह से देखा गया। चूंकि जिस तरह नियम भी बनाए गए थे 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने थे, लेकिन देर रात तक भी पटाखे चलते रहे और उनका धुआं आसमान में फैलता रहा। और इसका असर सुबह सुबह जब लोग उठे तो देखने को मिला, लोगों के गले में जहां खराश थी तो आंखों में जलन भी महसूस हो रही थी। और ऐसे में हॉस्पिटल की तरफ से भी जो कुछ लोग हॉस्पिटल भी गए हैं, तो असर सीधा सीधा लोगों की सेहत पर इस एयर क्वालिटी इंडेक्स अब पड़ रहा है। और अगर प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो भौगोलिक अगर स्थिति फरीदाबाद की देखें तो शहर काफी बड़ा है, लेकिन जिस तरह के इंतजाम बताए जा रहे हैं वो पूरी तरह से पूरे फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए मुकम्मल नहीं हो सकते। क्योंकि चाहे पानी के छिड़काव की बात करें, चाहे स्वीपिंग मशीन की बात करें, क्योंकि मैनुअली अब सड़कों की सफाई नहीं की जा सकती। ग्रेप 2 लागू हो चुका है और ऐसे में अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट नहीं आती है तो फिर ग्रेप 3 भी लागू किया जा सकता है। अगर ग्रेप 3 या 4 लागू होता है तो फिर काफी तादाद में प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं अब किस तरह से जो नियमों की पालना कराते हैं और खुद कितना उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, कितना काम होता है। क्योंकि निगम की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर बढ़ता है तो उसको लेकर किस तरह के इंतजाम किए जाएं। हालांकि संयुक्त टीम भी अधिकारियों की अलग अलग डिपार्टमेंट की बनाई जाती है, चाहे पुलिस की बात करें, चाहे एचएसवीपी की या डीसी की निगरानी पूरी तरह से उस पर रहती है। और डे टू डे किस तरह का काम एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी लाने के लिए किया जा रहा है, किस तरह के लोगों के जो चालान किए जा रहे हैं। चूंकि कूड़ा जलाना और कूड़ा खुले में फेंकना भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कहीं भी आग लगाना, अगर कोई आग लगाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करने की भी बात की जाती है, उनके चालान किए जाते हैं। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन साइट है उस पर धूल ना उड़े, चूंकि PM 2.5 और PM 10 में भी लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सड़कों पर जहां जहां ट्रैफिक लाइट है वहां अगर जाम की स्थिति हमने देखी कि दीपावली के मौके पर अभी भी लगातार जाम की स्थिति देखते हैं और काफी लंबा जाम लगता है, तो गाड़ियों के साइलेंसर से निकलने वाला धुआं भी लोगों के लिए बेहद खराब माना जाता है। सेहत पर सीधा असर होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी उसका बढ़ावा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद की बात करें तो बल्लभगढ़ का जो इलाका है उसमें सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अलग अलग NIT का इलाका था, अब तक उसमें काफी हद तक 100
से 150 तक का AQI लेवल था, लेकिन जैसे ही दीपावली के पटाखे चले हैं उसके बाद में वहां भी 300 तक AQI पहुंचा है। तो समझ सकते हैं कि आने वाले दिन अभी और बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दी बढ़ेंगी और हवा का दबाव कम होगा तो चूंकि जो जहरीली हवा है वो ऊपर तक नहीं जाएगी और वो यही जमीनी तौर पर स्तर पर वो रहेगी। अब इसीलिए कई बार स्थिति इस तरह की होती है कि जो सुबह लोग अपनी सेहत के सुधारने के लिए सैर करने के लिए निकलते हैं, बिल्कुल। और उनके मुझे लिए भी लगता है एक बड़ी देवेंद्र चुनौती होगी, क्योंकि यही गंभीर डॉक्टरों स्थिति की है तरफ और से इस पर हिसाब अगर कहा अभी से जाता है कोई कि आप ध्यान नहीं दिया गया तो ये स्थितियां जाहिर है कि और खराब होती हुई दिखेंगी। गुलशन, देखिए ये तो हर बार हम लोग देखते हैं कि भाई ये AQI खराब हो जाता है। कभी ये कह दिया जाता है कि पराली जलने की वजह से है, कभी ये कह देते हैं कि दीपावली पर चूंकि आतिशबाजी हो गई इस वजह से ये AQI ज्यादा खराब हो गया। लेकिन दीपावली के आगे पीछे या इन महीनों में हम लोग अगर देखें तो ये AQI अब लगातार खराब होता हुआ दिखता है। क्या कोई फुल प्रूफ प्लान दिखता है कि सालों साल आप इसको कैसे बेहतर श्रेणी में लाएं? क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। ठीक है, एक बेसिक सिविक सेंस लोगों के अंदर होना चाहिए, वो बात एक ठीक है, लेकिन प्रशासन जो तैयारियां कर रहा है या जो एडवाइजरी जारी करता है, जो नियम बनाता है, उसको कितना धरातल पर उतार पड़ता है? कोई फुल प्रूफ प्लान दिखता है क्या विभाग के पास? गुलशन। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रशासन जो है जो भी नियम बनाता है उसकी जिम्मेदारी तमाम उन लोगों की भी होती है जो इस तरह के नियमों की उल्लंघना करते हैं। हालांकि AQI लेवल दिवाली के आसपास जब भी सर्दी शुरू होती है तब ये कहा जाता है कि दिवाली को लेकर के एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो बाजी है उस पर भी काफी इस बार सुप्रीम कोर्ट में बहस चली। लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि आप ग्रीन पटाखे जला सकते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखे की आड़ में लगातार लोग जो है अनेक पटाखा भी चलाते हुए नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि दिवाली के दिन कल ही आतिशबाजी हुई, आज भी वो आतिशबाजी जो है वो साफ तौर से गुड़गांव की सड़कों पर इस समय भी देखी जा रही है और जैसे जैसे शाम ढलेगी तो और ज्यादा आतिशबाजी आज भी देखने को मिलेगी और गोवर्धन के दिन भी आतिशबाजी देखने को मिलती है। तो यानी 400 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना अभी 423 जो है इस समय दर्ज किया जा रहा है। ये 500 पार भी हो सकता है, 600 पार भी हो सकता है, क्योंकि कल देर रात तक ये 600 पार एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा और इससे आज सुबह लोगों की आंखों में जलन भी महसूस हुई, खांसी भी लोगों को हुई, जुकाम भी लोगों को हुआ, अस्थमा के मरीज भी बढ़े। ये यही कारण है कि ये की हवा है वो फिलहाल जहरी है, इसी कारण जो है लोगों में भी अब बीमारियां बढ़ रही है। हालांकि हमारे गुड़गांव के जो सिविल अस्पताल के जो मेडिकल ऑफिसर है गुड़गांव के CMO, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कल जिस तरीके से बाजी हुई है उसका असर आपको बिल्कुल। और इसीलिए मुझे लगता है कि गुलशन एक फुल प्रूफ प्लान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन पर कितनी उतर रही हैं इस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया गुलशन। देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों पर आप हाल देख रहे हैं, चाहे आप गुरुग्राम की बात करें या फरीदाबाद की करें या समूचे आप दिल्ली NCR की बात करें या बहुत सारे इलाके हरियाणा के भी ऐसे हैं जहां पर AQI बेहद खराब श्रेणी में है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो सालों साल बिगड़ता हुआ पर्यावरण का स्तर है इसको कैसे आप सुधारेंगे, और क्या सिर्फ यही कारण है जो फौरी तौर पर दिख रहे हैं या इसके और भी अन्य कारण हैं? इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर सतबीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व DG हेल्थ हैं आप। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपके पास आ रहा हूं मैं सबसे पहले, और आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कारण है, क्योंकि ये तो हम लोगों को दिख रहा है कि भाई दीपावली में आतिशबाजी हुई तो AQI खराब हो गया और खराब से खराब श्रेणी में चला गया, लेकिन उसके अलावा भी ये 3-4 महीने जो हम लोगों को दिखते हैं इसमें AQI हम लोग कांस्टेंट देख रहे हैं कि बहुत खराब श्रेणी में रहता है। इसका क्या कारण है, क्या इसके पीछे की वजह है, अगर आप इसको बता पाएं डॉक्टर चंद्रमोहन जी। देखिए, तो हम लोगों को दिख रहा है कि भाई जो दीपावली में हमारा वायु आतिशबाजी हुई गुणवत्ता तो AQI खराब हो सूचकांक गया है, और इसका खराब से खराब श्रेणी में चला गया, लेकिन उसके अलावा भी ये 3-4 महीने जो हम लोगों को दिखते हैं इसमें AQI हम लोग इन दिनों कांस्टेंट यानी देख रहे हैं। इसका क्या कारण है, क्या इसके अक्टूबर पीछे? में
ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या है। मैं डॉक्टर सतबीर जी का तब तक रुख करता हूं। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, आप चूंकि आप तो एक महकमे में बड़ी जिम्मेदारी पर रहे हैं, और मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा हूं कि ये क्या कारण इसके पीछे हम लोग समझें। क्योंकि एक तो AQI खराब होता है, जाहिर है कि लोगों के हेल्थ के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं हम लोग देख रहे हैं कि वो और ज़्यादा परेशान होते हैं। इसके पीछे की कोई वजह आपको समझ में आती है कि क्या कारण है? ये लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये खराब होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, क्या कारण इसके पीछे हम लोग समझें? क्योंकि एक तो AQI खराब होता है, जाहिर है कि लोगों के हेल्थ के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की है। डॉक्टर सतबीर जी, मैं आपके पास भी वापस आऊंगा। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, क्योंकि मेरी ही आवाज़ मुझे वापस सुनाई पड़ रही है बार बार। तो ये समस्या समाधान इसका करके उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे कि AQI आखिर ये जो ख़राब हो रहा है उसके क्या कारण है। लेकिन फौरी तौर पर जो आपको दिख रहा है वो आपको बता देते हैं। देखिए, ये लगातार चूँकि ख़राब स्थिति में जा रहा है, और इसलिए दीपावली के बाद भी ये देखा आपने कि किस तरीके से AQI और ख़राब से ख़राब श्रेणी में जाता हुआ दिखा है। अब पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, इसका जो असर है वो हमारे और आपके ऊपर पड़ रहा है। अब दीपावली के बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर किस तरह से प्रदूषण का स्तर रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी हम इंडिया गेट पे खड़े हैं और दिवाली के अगले दिन की सुबह है। किस तरीके से जो है पूरा दिल्ली NCR में प्रदूषण है, और यहाँ इंडिया गेट पे मैं अपने किस तरीके से जो एक स्मोक गन और दिवाली के अगले दिन से ही चोक माने आई खुजली होता है। डास्ट माने है एलर्जी। डस्ट एलर्जी से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो टूरिस्ट इंडिया गेट पे सुबह सुबह दिवाली के अगले दिन घूमने आए हैं, उनको किस तरीके से जो है आईज में थोड़ा सा इरिटेशन है, और कहीं ना कहीं ब्रीदिंग में एक तरह से इश्यूज आ रहे हैं। तो काफ़ी जो खासिया दिक्कत है लोगों को हो रही है। और ये सिर्फ पटाखों की बात नहीं है, जो पराली भी जल रही है पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य में, उसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ से जो है किस तरीके से क्या कदम लिए जाते हैं कंसर्न अथॉरिटीज से। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली, वीडियो जर्नलिस्ट। तो चलिए, दोनों बेहद खास मेहमान मेरे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं, एक एक करके उनका रुख करते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आपके पास आता हूं। सवाल मेरा अभी भी ये है कि ये बार बार AQI जो खराब होता हुआ दिख रहा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये कांस्टेंट हम लोग को दिख रहा है कि खराब है। देखिए, अक्टूबर जो महीने की शुरुआत में मीठी ठंड, जिसको हम गुलाबी मीठी ठंड के नाम से बोलते हैं, वो शुरू हो जाती है, क्योंकि मानसून की विदाई सितंबर के एंड में हो जाती है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो उत्तरी पश्चिमी हो जाती हैं। तो धीरे धीरे संपूर्ण इलाके में मीठी ठंड का अनुभव होता है। साथ ही साथ अक्टूबर महीने में पाकिस्तान, पंजाब और पंजाब से सटे हुए जिले हरियाणा के सभी में धान की कटाई स्टार्ट हो जाती है, और पराली को जलाने की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। सरकार की पाबंदी है, फिर भी लोग पराली को जलाते हैं। जब हवाएं उत्तरी पश्चिमी होती हैं तो उसका असर पूरे हरियाणा, NCR, दिल्ली पर, यानी पवनें उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, तो जिसकी वजह से ठंड भी होती है, और साथ में जो प्रदूषक तत्व हैं वो दक्षिण में आ जाते हैं। साथ ही साथ जो त्योहारी जो सीजन होता है, विशेषकर दशहरा और दीपावली पर लोग आतिशबाजी करते हैं, जिसकी वजह से जहरीले जो गैसें हैं वो और इसमें मिल जाती हैं। साथ में जो स्थानीय जो कारक होते हैं, जिसमें ईंट भट्टा है, खनन जोन है, क्रेशर जोन है, साथ में ट्रैफिक के लंबे लंबे जाम है, अनियंत्रित यातायात है, और साथ में त्योहारी सीजन पर लोग कचरा को भी जलाते हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति और भयावह बन जाती है, जिसकी वजह से जो हमारे पूरे इलाके में प्रदूषकों की, यानी जो जहरीली जो गैसें हैं वो प्रचुर मात्रा में मिल जाती है वातावरण में। और निचले स्तर पर जो हमारा वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है वो काफी उसमें गिरावट देखने को मिलती है। जो वर्तमान अगर हम बात करें, कल दिवाली थी, हरियाणा सरकार और प्रशासन के सख्ताई के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, तो उस स्थिति को और ज्यादा मतलब विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति बनी हुई है, और इन दिनों में ये स्थिति हर साल बनती है।
डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, देखिए डॉक्टर चंद्रमोहन जी ने कहा कि देखिए इन दिनों में हर साल ये स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि इसके कुछ पर्यावरणीय भी कारण हैं और कुछ ये है कि हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भाई पर्यावरण को सुरक्षित करना है, ये हम लोग की भी जिम्मेदारी है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई कारण ठोस इसका नजर आता है कि ये चीजें होनी चाहिए या इस पर काम हो नहीं रहा, इस वजह से ये स्थितियां इतनी खराब होती हैं? कैसे इसको हम लोग देखें? बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं एक लाइन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं दर्शकों को, आपको दिवाली की बधाई दे सकूं। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल पिछले 20 साल से लगातार भारत में और दिल्ली में खास तौर से बहुत कम हो जाता है। अगर हम जापान में जाएं, सिंगापुर में जाएं तो वहाँ 150-200 एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो लोग मास्क लगाए घूमते हैं। भारत से कोई जाता है वो कहता है यार यहाँ मास्क क्यों लगा रखा है, साफ हवा है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन हमें आदत पड़ गई है। अब 300, दिल्ली वाले तो 300-250 को कुछ समझते ही नहीं है, वो कहते हैं ये तो नॉर्मल है। और जब बुरा हाल हो जाता है तो त्राही त्राही मचाते हैं। वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है, जब बारात घर पे आ जाती है तब देखते हैं भी हलवाई को बुलाना है, सारा काम करना है। तो दिवाली तो सबको 20 दिन पहले पता था। इंडस्ट्री को रेगुलेट होना चाहिए। और किसानों की अभी बात हो रही थी, किसानों को पराली जला रहे हैं, अगर वो तो सरकार को ही उनकी पराली खरीदनी पड़ेगी, उनको डिस्पोज करने का और कोई तरीका नहीं है। और सरकार खरीदती भी है, लेकिन क्योंकि लगातार 10 दिन में 15 दिन में फसल आती है, उन्हीं 10-15 दिन में उनकी सारी पराली उठा करके उसको ले करके उसका गत्ता बनाया जाए या कुछ और बनाया जाए, कोई यूज़ किया जाए, उनसे खरीद ली जाए, तो किसान नहीं जलाएगा। किसान को क्योंकि अगली फसल, गेहूं की फसल आगे बोनी है, उसको उसकी जल्दी है, उस चक्कर में वो जलाता है। उसकी एनफोर्समेंट भी सरकार अच्छी तरह नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी इन्फोर्समेंट है इंडस्ट्री की, और जो सड़कों पे जगह जगह जाम लगे हुए हैं, उससे ना केवल पेट्रोल का नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है गाड़ियों की वजह से। तो जाम लगने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, अंधे की मक्खी तो राम उड़ाए। तो अब तो बारिश होएगी तभी ये प्रदूषण नीचे आएगा। मुझे सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। सरकार तो बातें बातें ज़्यादा होनी है, किसी सरकार ने कोई खास करना नहीं है, क्योंकि लोग तब तक नहीं मानते जब तक डंडा ना हो। जैसे चाहे हेलमेट पहनना हो, चाहे लाल बत्ती क्रॉस करनी हो। जिन शहरों में सख्ती है, जैसे चंडीगढ़ में थोड़ी सख्ती है, तो कोई लाल बत्ती क्रॉस नहीं करता, लोग हेलमेट पहनते हैं। जहाँ सख्ती नहीं है वहाँ लाल बत्ती कोई नहीं देखता, हेलमेट कोई नहीं पहनता। तो सरकार अगर ऐसा नियम बनाती है कि आतिशबाजी नहीं चलानी, अनार नहीं चलाना, फुलझड़ी नहीं चलानी या पटाखे नहीं चलाने, तो उसको एनफोर्स भी करे। अवेयरनेस भी फैलाना सरकार का काम है। मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है, आपने पहले भी प्रोग्राम किया, आज भी प्रोग्राम कर रहे हो, तो मीडिया बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सरकार को लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। जबरदस्ती करनी है तो फिर अच्छी तरह उसको एनफोर्स किया जाए। और नुकसान आप सबको पता है, अस्थमेटिक जो पेशेंट हैं उनको बेचारों में बहुत बुरा हाल होता है। जिनको स्किन एलर्जी है उनको एकदम नुकसान होता है। और कई बीमारियों में प्रदूषण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और मैं तो कई लोगों को जानता हूं जो पैसे वाले हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो दिवाली से 10 दिन पहले ही हिल स्टेशन में या कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैंने 2 साल से देखी है कि पहले तो ये होता था मच्छरदानी लगानी है और चीज़ लगानी है, अब कमरे में एयर क्लीनर भी लगाने लग गए हैं लोग। सरकार मशीन आ गई है, वो ये कहते हैं कि बाहर का प्रदूषण तो हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने कमरे में एयर क्लीनर लगा दें। तो सरकार की जिम्मेवारी है प्रदूषण को, साफ पानी को, साफ हवा। अगर सरकार साफ हवा नहीं दे सकती, अच्छी सड़कें नहीं दे सकती, अच्छा पानी पीने का नहीं दे सकती, तो बाकी काम सरकार करती है, उसका तो कोई फायदा नहीं है। असली चीज तो यही है कि साफ हवा दी जाए लोगों को, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है। और मैं पिछले 10-15 साल से देख रहा हूँ जो भी एनफोर्समेंट हुई है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती की वजह से हुई है, सरकारों की वजह से नहीं हुई। सरकार तो मजबूरी में थोड़ा बहुत वो कहते हैं पैच लगा देती है कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होता। अब आज अवेयरनेस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि पटाखे तो जो चलने थे कल चल चुके हैं। 10 दिन से 15 दिन से सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए थी ताकि लोग आतिशबाजी कम चलाएं। आतिशबाजी के अनार के बहुत सारे नुकसान हैं।
और फुलझड़ी को मैं इसलिए थोड़ा कम खतरनाक मानता हूँ कि फुलझड़ी तो उसी घर में नुकसान कर रही है जिस घर में जल रही है, लेकिन आतिशबाजी अनाज तो आस पड़ोस में, मोहल्ले में और आसपास में सब जगह प्रदूषण फैला रहा है। तो आतिशबाजी चाहे शादियों में हो चाहे दिवाली में हो, सबसे पहले आतिशबाजी और पटाखों पे बैन होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर फुलझड़ी पे और चीज़ों पे सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, कोई क्या पूरा प्लान आपको दिखता है? क्योंकि ये तो वो मेजर्स हैं जो हम लोग शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं कि ठीक है अब आप आतिशबाजी मत जलाइए या इस पर बैन कर दीजिए या फिर पराली का कोई सोल्यूशन निकाल लीजिए, लेकिन कोई एक प्लान तो होगा ना कि हाँ ये करना है हमें और ये टारगेट लेकर के हम चलेंगे तो हम इतने समय में इसको अचीव कर पाएंगे। जैसा कि सर अभी कह रहे थे कि अगर 150 के आसपास अगर कहीं एक्यूआई पहुंच जाए यूरोपियन कंट्रीज में तो लोग मास्क का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो बड़ा नॉर्मल है। तो क्या कोई फुल प्रूफ प्लान आपको दिखता है कि हाँ पोल्यूशन को एक बड़ा हम लोग ये मान के चलें कि अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके लिए हमारे पास ये मास्टर प्लान है, इस पर हम इस तरह से काम करेंगे, ऐसी कोई चीज़ दिखती है क्या आपको? बिल्कुल, देखिए सरकार का तो इसमें बिल्कुल जो बोलते हैं मुख्य रोल होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा ग्रेप जो 1, 2, 3, 4 जो नियम बने हुए हैं, जैसे ही जो हमारा वायु गुणवत्ता जो सूचकांक जब बढ़ जाता है तो उसके अनुसार उनके नियम हैं, तो उसमें पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। साथ में अगर मैं बात करूं कि आम जन भी इसमें सहयोगी बने, तो इस प्रकार का जो प्रदूषण जो बढ़ता है उसमें कुछ ना कुछ हमें मतलब कंट्रोल कर सकते हैं अगर आम जन इसमें सहयोग करे। क्योंकि आम जन यानी चाहे वो पराली जलाने की घटनाएं हैं, चाहे वो कचरा जलाने की घटनाएं हैं या आतिशबाजी चलाने की जो घटनाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं आम जन जरूर अपना रोल अदा करता है। साथ में जो आतिशबाजी है हमने मतलब कई शहरों में देखा है, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आम जन नहीं मानता। ऐसे ही पराली जब आतिशबाजी जब चलती है दीपावली पर, तो आम जन जो जिनके जो किसान हैं वो पराली की आड़ में अपने खेतों में इस प्रकार की जो पराली जलाने की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं। परंतु इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी इनको मुआवजा देना चाहिए, इनकी पराली को कहीं ना कहीं किस दूसरे रूप में इसका यूज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार के साथ आम जन की सहभागिता इस कार्य में सबसे जरूरी है, जिसकी वजह से इस प्रकार की जो प्रदूषक या प्रदूषण का जो लेवल बढ़ जाता है दीपावली के दिनों में, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, चूंकि आप तो विभाग के अंदर रहे हैं और चूंकि स्वास्थ्य विभाग जैसा महकमा, और उसमें क्या कोई कभी आपको ये दिखा कि कोई प्रॉपर कोई व्यवस्था इस चीज़ की गई हो कि हमको निपटने के लिए ये इंतजाम करना है, या इस तरीके का कोई एक प्लान तैयार हुआ हो, कभी आपको कभी जहन में आता है, या कोई इस पर आपको लगता है कि सार्थक कोई पहल हुई है कभी, या भविष्य में कोई इसकी गुंजाइश दिखती है? कैसे रोकेंगे भाई, क्योंकि सभी का अगर इसमें सहयोग नहीं होगा तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे निपट पाना इतना आसान है। कभी इस तरह की कोई व्यवस्था दिखी है क्या आपको? देखो, ये सच्चाई ये है कि सबको पता है क्या करना है। वो कहते हैं ना, सोते को तो जगा दे, जागते को कैसे जगाएं। सरकार में सभी अफसरों को, सभी राजनीतिक आदमियों को, सबको पता है क्या क्या करना है, इंडस्ट्री से क्या करना है, ट्रैफिक से क्या करना है, आतिशबाजी बैन करनी है, सबको ये बातें पता है। और प्लान भी बनाते रहते हैं, सब प्लान बना के सबमिट भी कर देते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट कर देते, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, एनफोर्स नहीं करते, लागू नहीं करते। तो प्लान बनाने से तो कुछ नहीं होता। प्लान तो बहुत बड़ी हुई है, इतना हो जाए ये करना, इतना हो जाए ये करना, लेकिन उसको एनफोर्स कोई नहीं करता। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दे रहा था, हेलमेट, लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। इसी तरह पटाखे, आतिशबाजी नहीं बजानी चाहिए, उसमें फ़ायदा लोगों का ही है, सरकार का तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो हेलमेट पहनना चाहिए। इसी तरह सीट बेल्ट पहननी चाहिए, या लाल बत्ती क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जहाँ जिस जिस जगह पर ये एनफोर्स कर रही है पुलिस या ट्रैफिक, वहाँ पर ये लागू हो रहा है, और जहाँ एनफोर्स नहीं हो रहा वहाँ पर नहीं लागू हो रहा। आप यही बात देख लो कि दिल्ली से जैसे बाहर निकलते हैं वाहन, तो वो लाल बत्ती और सीट बेल्ट अपनी खोल देते हैं। जब दिल्ली में घुसते हैं तो 10 किलोमीटर पहले ही वो सतर्क हो जाते हैं। इसी तरह अब जीरकपुर क्रॉस करते ही जैसे ही चंडीगढ़ एंटर करते हैं, उनको पता है चंडीगढ़ में चालान हो जाएगा,
तो सीट बेल्ट भी पहन लेते हैं और प्रिकॉशन भी लेते हैं, लाल बत्ती भी क्रॉस नहीं करते। तो एनफोर्समेंट करनी जरूरी है, इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। मैं ऑफिसर्स को ब्लेम नहीं देता, ये तो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, सरकार की इच्छा शक्ति चाहिए कि लागू करना है। और एक दिन पहले नहीं, महीना पहले से प्लान जो बनी हुई है उसको एनफोर्समेंट करने के लिए मेयर होने चाहिए कि दिवाली से नहीं, जब तो क्या दशहरा ये आया, प्राथमिकताओं तभी में से नहीं है डॉक्टर सतबीर जी? क्या ये प्राथमिकता में नहीं? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्लान भी बनता है, कोर्ट में भी सबमिट हो जाता है, ये भी ऊपर दिखाने के लिए है कि हाँ भाई ठीक है, ये काम हम करेंगे, लेकिन क्या ये प्रायोरिटी या प्राथमिकताओं में नहीं आता है? क्योंकि भाई अल्टीमेटली तो इस एनवायरमेंट में सभी रह रहे हैं ना, चाहे वो राजनेता हो, कोई अफसर हो, आम आदमी हो, हम आप हो, कोई भी है, हर आदमी तो रह ही रहा उस एनवायरमेंट में। तो फिर क्या ये प्राथमिकता है नहीं? प्राथमिकता नहीं है सरकार की और नहीं रहेगी। पिछले 10 साल में अवेयरनेस कुछ बढ़ी है, लेकिन प्राथमिकता देखो स्वास्थ्य और शिक्षा। जिन देशों में स्वास्थ्य शिक्षा पे जोर दिया जाता है, इंटरनेशनली कोई भी देश देख लो, वो देश हमेशा ज्यादा प्रगति करते हैं। लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे तो वोट नहीं आते ना, वोट आते हैं धर्म के नाम पे और चीजों के नाम पे। अब जहां पर साफ हवा नहीं है, आप एक ऐसा शहर देख लो जहां पर साफ हवा नहीं है, तो हम साफ हवा दे देंगे इसके नाम पे, तो वोट नहीं आ रहे ना, तो राजनीतिक आदमी क्यों बॉदर करेगा? तो इनडायरेक्टली लोग भी थोड़े बहुत इसके लिए जिम्मेवार हैं कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जोर ही नहीं देते। अगर वो ये कहें कि ऐसी सरकार चाहिए हमें जो शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे जोर दे, हमें साफ पानी दे, साफ हवा दे, तो उसको प्रायोरिटी देंगे, तो सरकार को मजबूरी में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब सरकार प्रायोरिटी देती है धर्म पर, फालतू की चीजों पर जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट बना दी जाती हैं, और जो असली चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर स्वास्थ्य है, सतबीर जी, शिक्षा सड़क है, बिजली पानी का तो वो जिक्र होता ही है ना, ठीक बात है, वो आपकी पॉलिटिकली सबका अपना अपना एक मुझे लगता है कि एक मत है, पॉलिटिकल पार्टियां सोचती हैं उस तरह से, लेकिन सड़क बिजली पानी तो हमेशा मुद्दा होता ही है ना कि भाई हम सड़क बना देंगे, हम आपको पानी देंगे, साफ पानी देंगे, बिजली हम आपको दे देंगे, तो उसमें क्या पर्यावरण का आपको नहीं लगता कि इंक्लूड हो ही जाना चाहिए कम से कम? हाँ, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों चीजें प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और आप किसी से भी बात करोगे, राजनीतिक आदमी से किसी से भी बात करेंगे, वो कहेंगे कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, साफ पानी देना और साफ हवा देना। इंटरनेशनली आप कहीं भी चले जाओ, हर सरकार ये मानती है कि साफ हवा तो लेना फंडामेंटल राइट है एक आदमी का। अगर मैं देश में रह रहा हूँ, प्रदेश में रह रहा हूँ, गाँव में रह रहा हूँ, मुझे साफ हवा का तो हक है, साफ पानी का तो हक है। बाकी चीजें आप सड़कें चलो नहीं दे रहे, आप बिजली नहीं दे पा रहे, कुछ और नहीं दे पा रहे, लेकिन पानी और हवा तो आप साफ दें, वो तो हमारा एक मौलिक अधिकार है। लेकिन उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए, उस पर उचित महत्व उसको नहीं दिया जाता। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, फिर इसका क्या उपाय है? क्योंकि अगर लोगों को पता है, हमें पता है, आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को भी पता है कि भाई ये काम करने से प्रदूषण तो होगा ही, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सतबीर जी कि भाई ये तो सबको पता है ना कि हम ये करेंगे तो इससे पोल्यूशन फैल रहा है, ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो फिर क्या इसका उपाय है, समाधान क्या है इसका? समाधान तो यही है कि सरकार, जैसे सर ने भी बताया, सरकार की जो नीतियां हैं उन पर सख्ताई से लागू हों, ग्रैब के जो नियम हैं जो लागू हों, चाहे वो जैसे 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 वायु गुणवत्ता सूचकांक में गिरावट होती है उसी के अनुसार वो ग्रैब के नियम बनाए जाए और उनको सख्ताई से लागू किए जाएं। अब जैसे हम आमतौर पर देखते हैं ये जो आतिशबाजी का जो सामान या पटाखे वगैरह हैं वो कुछ दिनों के लिए ही लोग, छोटे तबके के जो लोग हैं, स्टॉल लगाते हैं जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार या प्रशासन भी ये सोचती है कि भी इनको बेचने दें। तो इस सभी चीज़ों पर अगर चाहे वो पराली जलाने की घटनाएं हैं या लोकल जो स्थानीय जो कारक है उन पर सख्ताई से काम हो, जो टूटी सड़कें हैं उनको बनाया जाए या कच्ची जो सड़कें हैं उन पर पानी छिड़काव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वनों का वृक्षारोपण किया जाए, पौधारोपण किया जाए। तो ये सभी चीज़ें सख्ताई से जब लागू होंगी ना, कि इस प्रकार की जो तो समस्याओं चंद्रमोहन जी, से आपका भी ये मानना है कि जब तक इस पर सख्ती नहीं होगी तब से इससे निपट पाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी आपका, और सतीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। तो पोल्यूशन से निपटने का सिर्फ एक ही इंतज़ाम है और वो ये है कि इस पर सख्ती होना बहुत ज़रूरी है, और प्रॉपर प्लान के साथ अगर इस पर काम करेंगे तभी आप इस प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हाँ, जागरूकता होनी भी ज़रूरी है, ये भी हमें और आपको समझना होगा। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।